कहते हैं कि हर एक इमारत की ऊंचाई उसकी नींव तय करती है। वैसे ही आपके सफलता की ऊंचाई आपके कॉन्सेप्ट तय करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम एक और मजबूत नींव अकाउंट्स में रखते हैं जर्नल नाम की। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर तक चैप्टर नंबर 3 है वो वहां तक हमने कंप्लीट किया। अभी तक हमने सारी की सारी टर्मिनोलॉजी सीखी है। हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखा। ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स कौन कौन से है वो भी हमने आइडेंटिफाई करना सीखा। डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे वो भी आइडेंटिफाई करना सीखा। फर्दर जीएसटी में हमने कितने टाइप्स के जीएसटी है वो देखा। आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, ये सभी चीजें हमने सीखी। आज हम जर्नल एंट्रीज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये चैप्टर है आपका सबसे मेन चैप्टर होने वाला है आपकी ये वाले टर्म का, क्योंकि ये वाला चैप्टर बाकी सारे के सारे चैप्टर से 5, 6, 7, 8, 9 इतने चैप्टर्स तक ये पूरा कनेक्टेड रहने वाला है। वैसे मैंने सेकंड चैप्टर में कहा था कि फोर्थ चैप्टर का थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे आ चुका है, तो वो जो हम अकाउंट्स हमने सीखे, टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखे, प्रिंसिपल सीखे, डेबिट क्रेडिट की, अभी ये वाला जो चैप्टर है वो आपको प्रेजेंटेशन टेक्निक्स सिखाएगा। हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन जो क्लास के होते हैं, अलग अलग क्लास के यहाँ पे डिवीजन के रूप में आपको दिया गया है, वो हम सीखेंगे कि कैसे इनको लिखा जाता है। दोस्तों, जर्नल जर्नल एक ऐसी फंडामेंटल बुक है जहां पे सभी प्रकार की जर्नल एंट्रीज लिखी जाती है। दिन के हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पहले यहाँ पे लिखे जाते हैं। जर्नल को इसीलिए कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और फंडामेंटल बुक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यही बुक के आधार पे बाकी के बुक्स बनते हैं। यही बुक एक बार जर्नल बनती है, जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज होती है, वो तब तक नहीं बनती, वो जब तक नहीं बनती तब तक उसके आगे की बुक्स नहीं बन पाती, इसलिए इनको फंडामेंटल बुक्स बोलते हैं। चलिए, पेन नीचे रख दीजिए, ध्यान पूरा मेरे तरफ रख दीजिए। पूरा एक अभी कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करते हैं, तो देखते हैं व्हाई इट इज फंडामेंटल बुक। दोस्तों, मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है, आपका बिजनेस है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। आपके बिजनेस में कई सारे एम्प्लॉयज है, स्टाफ है, मैनेजर्स है। कोई कोई है वो सेल्स की तरफ देख रहा है, कोई है वो परचेस देख रहा है, कोई है वो एक्सपेंसेस देख रहा है, कोई है वो कैश देख रहा है, और कोई है वो एज एन एम्प्लॉय है जो हाथ बटा रहे हैं पूरे बिजनेस में। सारा दिन धंधा चलता है, सभी लोग बिजनेस करते हैं, परचेस होता है, सेल होती है, कुछ ना कुछ एक्सपेंस हुआ होता है, वो इनकर होता है। जो कैशियर होता है वो सभी को कैश देता है, सेल्स हुई होती है वहां से कैश वो उठाता है, और वैसे पूरा सिस्टम आपका चलता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए ये आपको पता चला। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, ये रिकॉर्ड कैसे होगा? ये जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो रिकॉर्ड कैसे होगा? क्या आप सभी के पास जाओगे, परचेज डिपार्टमेंट में जाओगे, सेल्स डिपार्टमेंट में जाओगे, कैश डिपार्टमेंट में जाओगे, एक्सपेंस डिपार्टमेंट में जाओगे और पूछोगे कि भाई बोल कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, क्या क्या हुआ? या वो जो सारे डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव हेड्स है वो आपको आके पूरी आपकी जैसे कहेंगे कि ये इतना इतना किया, ऐसा ऐसा हुआ? क्या वैसा होगा? जरा एक बार दिमाग में जोर डाल के सोचिए क्या होगा। ये सिर्फ एक दिन की बात है, आप पूरे साल का लेके सोचिएगा कि क्या होगा। आपके नियरली हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज है जो नियरली 4 to 5 डिविजन्स में बटे हुए हैं। आपको एक भी ऑप्शन कन्विन नहीं लगा, आपको एक भी ऑप्शन कन्विन नहीं लगा, क्योंकि एक दिन होता तो ठीक होता। अगर ये बात पूरे साल की है तो बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट कन्विन टू एनीवन। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? हर एक को एक एक बुक्स दी जाएगी, वो बुक होगी रफ बुक।
रफ बुक क्या काम करेगी कि मान लीजिए कोई रिस्पेक्टिव जितने भी डिपार्टमेंट है सारे लोगों को एक रिस्पेक्टिव बुक दे दी जाएगी, या तो डिपार्टमेंट वाइज या तो इंडिविजुअली। जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए पूरे दिन के, वो उनका चिट्ठा आपको लिख के रखना है। रफ बुक में आप पूरा अच्छे से लिखिए, वो सारा लिख के जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, परचेस हुआ होगा तो आपके पास परचेस बिल होगा, अगर सेल्स किया है तो आपके पास डुप्लीकेट वाउचर होगा। सारा दिन के एंड में आप रिस्पेक्टिव हेड को दीजिए, जो आपका रिस्पेक्टिव हेड है वो अकाउंटेंट को देगा, और अकाउंटेंट ये सारे कच्चे चीटे जो रफ बुक में जितने भी सारे ट्रांजेक्शन है उनको सिक्वेंशनली अरेंज करके एक बुक में लिखेगा। वो जो बुक होती है उसको बोलते हैं हम जर्नल। दोस्तों जर्नल है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। जर्नल डिराइव फ्रॉम द वर्ड जर मीन्स डे, इज अ डे बुक, जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन असेंडिंग एज अ डे वाइज लिख के जाते हैं इन अ सीरियलिस्टिक मैनर। मान लीजिए आज की तारीख में 50 ट्रांजेक्शन हुए, तो हर एक ट्रांजेक्शन सीक्वेंशनली वाइज लिखा गया होता, उसको बोलते हैं जर्नल। एक बार जर्नल बन जाती है उसके बाद की ये प्रोसेस होती है कि पहले उसका आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। जितने भी अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उतना एक नए नए अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, फिर उनका हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। जितने भी बात जर्नल के बाद बोली सारी की सारी बात फर्दर चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर में हम जर्नल क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है, वो हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बुक से जर्नल। ये वाला एट अ ग्लांस था, मैंने आपको बता दिया। ये वाली स्टोरी भी मैंने आपको बता दी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल? क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 1, question 2 sub question 1, what do we mean by journal? Let's have it. A journal is a book, is a fundamental book. A journal book is a fundamental book of double entry system. It is such a basic fundamental book on the basis of which the remaining books are prepared. On the basis of which remaining books are prepared. Journal is derived from the French word jour, which means a day, from which word journal is derived. Meaning of which daily recording of business transaction. English word journal is originally of a Latin language. The meaning of it is note or diary. यहां तक समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 3, व्हाई जर्नल इज नोन एज फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट? Why journal is known as फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट? चलिए वो भी हम कवर करते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक डाउट आता है, जर्नल फर्स्ट बुक कैसे हुआ? क्योंकि जब भी हमने डिपार्टमेंट को एक रफ बुक दिया होगा वो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट से ही बनेगा? नहीं, वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी भाषा में लिखी होगी, वो सिर्फ वही जानता होगा और अकाउंटेंट जानता होगा। अगर आप दूसरे किसी को देंगे तो वो नहीं जान पाएगा, वो उतना सिस्टमेटिक नहीं होगा, वो अपनी देसी अपने मदर टंग लैंग्वेज में शायद लिखा होगा, जो आइडियली प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया होगा। इसलिए रफ बुक को कभी हम एज अ पार्ट ऑफ बुक्स नहीं मानते। जब भी पूरा सिस्टमेटिक वे में जर्नल में लिखा जाएगा वही अपना फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा। चलिए, a journal book is known as a book of original entries. It is such a book of account where all the accounting transactions are recorded in the order of date. कैसे? In the order of date. It is also determined which account will be debited and which account will be credited by what amount. सारे के सारे ट्रांजेक्शंस असेंडिंग वाइज डेट वाइज लिखे होंगे। फर्दर कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, कितने अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होगी। इसके साथ साथ
एक ब्रीफ नोट भी लिखा हुआ होता है हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। ये क्या कहता है, ये ट्रांजेक्शन किस लिए था, ये ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या था, वो सारी की सारी बातें लिखी हुई थे। देखिए, फ्रॉम रफ बुक ऑन द बेसिस ऑफ विच वाउचर्स अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड in a journal book. Vouchers are maintained in the file in order of date. After having an entry in a journal book, different accounts are opened and posting is made. On the basis of it, balances of all the accounts are ascertained and trial balance is prepared. In rough book, transactions are not recorded in a systematic manner. Thus, a rough book is not treated as a component of books of account. Journal is a original, fundamental और a first book of account. चलिए, इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो ये कैसे होगा। देखिए, पहले ये इतनी सारी रफ बुक्स होगी, ये इतनी सारी रफ बुक होगी, वो सारी रफ बुक एक सिस्टमेटिक वे में तैयार होगी, इसको कहेंगे हम जर्नल। जर्नल सिस्टमेटिक वे। फर्दर जर्नल तो बन गई, मगर उससे पहले एक वाउचर का फाइल बनाना पड़ेगा जो डेट वाइज होगा और असेंडिंग वाइज होगा। मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर डे में आ रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन आपको वाउचर्स है उनके वो सारे एक साथ मिलने चाहिए। मतलब कि मान लीजिए ये अपना बुक है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो भी यहाँ पे ऐसे डेट वाइज मंथ वाइज से मेंटेन होना चाहिए। ये अप्रैल का जितना है, मान लीजिए ये पूरा अप्रैल है तो अप्रैल का पूरा डेट वाइज होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि अप्रैल का कोई वाउचर है वो हमको दिसंबर में मिला, कोई दिसंबर का है वो हमको नवंबर में जोड़ दिया। नहीं, दिस इज नॉट अ राइट वे, वी हैव टू क्रिएट एन असेंडिंग वे। इससे क्या होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। चलिए, specimen of a journal and explanation. Specimen, specimen of journal. सबसे पहले आता है जिसके बुक्स हम मेंटेन कर रहे हो उनका नाम आता है कि कौन किसके बुक्स में हम जर्नल बना रहे हैं। जर्नल ऑफ श्री, हमेशा श्री लिख के यहाँ पे नाम आता है। चलिए, अभी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, रुपीस। ये 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बने। ये इसका स्पेसिमेन है, इसका फॉर्मेट है कि जर्नल एंट्रीज का जर्नल होता है। जर्नल मीन्स बुक, एक सिस्टमेटिक बुक होता है, वो ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जर्नल ऑफ श्री, नेम ऑफ अ पर्सन, या तो जिसके आप बुक्स बना रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्री लिखा तो सिर्फ पर्सन का नाम आता है, बिजनेस का नाम भी आता है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है डेट। डेट का तो आपको पता है। अभी यहाँ पे इनको लिखते कैसे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है
वो डेबिट, उसको डी आर, डेबिट उसको डी आर करके लिखते हैं। फिर जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू लिखते हैं। जो अकाउंट क्रेडिट होता है उनको हम ऐसा लिखते हैं। समझ में आएगा? नहीं आया मैं वापस से बोलूंगा, चिंता मत कीजिए। अभी पूरा जब हो जाएगा मैं वापस से लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डेबिट जो अकाउंट हो रहा है वो स्टार्टिंग में पहले अकाउंट का नाम आएगा, के बाद में डेबिट होएगा। फिर जो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है, जो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है वहां पे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस छोड़ के टू लिखेंगे और बाद में अकाउंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम क्रेडिट नहीं लिखेंगे, क्रेडिट नहीं लिखना है। क्यों? सारे के सारे लॉजिक मैं बता दूंगा एक बार जब पूरा हो जाने दो। जो भी अकाउंट डेबिट किया है उनकी अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी। जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ पे आएगी। समझे? यहाँ पे एक ब्रीफ नोट लिखा होता है जिसको बोलते हैं हम नरेशन। ये हमेशा शुरू होता है बीइंग से और पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या बताता है वो पूरा हम लिखते हैं। ये हमेशा ब्रैकेट्स में होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, साथ में बीइंग। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आता, ऊपर हमने अमाउंट लिख लिया। समझ गए? चलिए अभी पूरा लॉजिकली हम समझते हैं कि ये क्या है। डेट का तो आपको पता है, पर्टिकुलर्स में यहां से बताता हूं कि ये सारा फंडा यहाँ पे क्यों। देख मैं वापस से एक बार जर्नल बनाता हूं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ जाएंगे। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, रुपीस एंड दिस। ये वाला आपको डेट का तो मालूम है, ये वाला हो गया एलएफ। एलएफ मीन्स लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो क्या होता है? जब भी कभी अकाउंट सभी बन जाता है, ये पूरा ये जर्नल एंट्रीज एक बार बन जाती है, उसके बाद अकाउंट्स कितने बनाने के वो आइडेंटिफाई होते हैं। एक बार अकाउंट्स आइडेंटिफाई होते हैं फिर उनका होता है अकाउंट्स क्रिएशन का। जब भी अकाउंट्स बनते हैं वो किसी एक और बुक होती है पास में, उनमें बनते हैं। तो ये लेजर फोलियो वो रेफरेंस का काम करता है, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर ये अकाउंट है वो कौन से पेज नंबर पे है। लेजर फोलियो वो जो भी बुक्स बनाई होगी वहां पे सिस्टमेटिक सीरियल नंबर पेज वाइज होगा। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आपका ये वाला ट्रांजैक्शन है, वहां पे पेज नंबर 240 में आ रहा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 240। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर हमको ये पोस्टिंग देखना है कि ये स्पेसिफिक अकाउंट्स में कहाँ पे आया है, डायरेक्टली हम वो बुक्स उठाएंगे, पेज नंबर 240 देखेंगे, हमको ये वाला ट्रांजैक्शन पोस्टेड मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेजर फोलियो। चलिए अभी ये वाला चीज क्लियर हो गई, ये डेबिट क्रेडिट ठीक है। हमको देखना है लॉजिकली कि सर मान लीजिए कि राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे, ये ट्रांजैक्शन किस लिए पर्टेन करता है? गुड्स सोल्ड टू राम। कॉन्सेप्ट को अभी लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट में अभी समझा दूंगा आपको।
मैं भी प्रेजेंटेशन में ही अटका हुआ हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से समझाना है कि ये ऐसा, यहाँ पे आपने डेबिट लिखा, जो अकाउंट डेबिट हो रहा था उसका डेबिट लिखा, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा था वहां पे आपने क्रेडिट नहीं लिखा, मगर आपने लिखा टू। ये क्यों? इसका लॉजिक बताऊं तो देखो, ये स्पेस का भी लॉजिक बताऊंगा, डेबिट क्रेडिट और टू, सारे के तीनों की तीन लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। वापस से लिखता हूं, राम अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अभी आपको चीज थोड़ी सी क्लियर होती जाएगी कि राम का अकाउंट हमने कहाँ पे क्रेडिट, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब राम का अकाउंट डेबिट हुआ, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ। हम ये स्पेस इसीलिए लिखते हैं ताकि वो प्रेजेंटेशन वाइज है ना हमको क्लियरली लिखे, जब हम एट अ ग्लांस देखें ना तभी हम समझना चाहिए कि ये कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सर नहीं समझ में आया, चलिए के लिए एक और बार मैं अकाउंट्स बनाता हूँ, के लिए एक और बार मैं अकाउंट्स बनाता हूँ। पर्टिकुलर, देखिए राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर अभी कुछ अलग लिखता हूं मैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और चीज लिखता हूं, मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई भी ऐसे ही मैं लिख रहा हूं। देखिए इतना पूरे दिन में 50-60 एंट्री होगी, 10 जैसे 10-15 पेज हो जाएंगे। यहाँ पे नरेशंस भी होंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे being goods sold, being goods purchased, being amount paid। कितना अनटाइडी लग रहा है, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखियो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। और अभी एक बार देखना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold, purchase account debit to cash account being goods purchased। फिर मनोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being cash paid to मनोज। अब देखिए सिक्वेंशली आप अंदाजा लगा रहे हो फ्रॉम द बर्ड आई कि आप कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, विदाउट पुटिंग योरसेल्फ मच स्ट्रेस ऑन व्हाट इज रिटर्न। जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपकी नजर वहां पे जा रही है, जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है वहां पे भी आप नजर डाल सकते हो। जैसा कि यहाँ पे ऐसा नहीं था, सारी की सारी चीजें एक जैसी दिख रही थी, सारी की सारी चीजें एक जैसी दिख रही थी। इसलिए ये स्पेस हम इसलिए देते हैं ताकि ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो और हमको पता चले। डेबिट क्यों लिखते हैं, वो अकाउंट डेबिट हो रहा है टू राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, तो इसीलिए हम लिखते हैं टू।
राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पूरा का पूरा चीज मैं वापस से लेने वाला हूं। अभी आपको जस्ट आपको ये देखना है कि क्या है एक्चुअली में। ढेर सारे प्रैक्टिकल, ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल से ही भरा हुआ, थियोरीज कम प्रैक्टिकल ज्यादा है। चलिए अभी आपको ये स्टेज पे ये वाला चीज आपको आना चाहिए, स्पेसिमेन ऑफ अ जर्नल एंड एक्सप्लेनेशन। चलिए 5 columns of journal organized in such a way that any present or past data can be easily available। देखिए देखा, in future date before preparing journal heading is given whose accounts in whose books the journal is prepared। Suppose the journal is prepared in my book, I will write journal of Shri Aditya Nanda, journal of Shri Aditya Nanda, date, the first column first of all year, then month, and then finally date is mentioned। ये डेट, ईयर, मंथ ये डिपेंड करता है अपॉन द कन्वीनियंस एंड द क्वेश्चन। डेट कैसे लिखना है वो आपका क्वेश्चन डिसाइड करता है। जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। पर्टिकुलर्स जो भी हमने देखा वो सेम चीज है। In this column, which account will be debited and credited is recorded. Under this column, first account which is debited is recorded. While debiting the account, short form is used DR। शॉर्ट फॉर्म कहां से आया ये मुझे अब बताओ, डेबिट का स्पेलिंग हुआ डेबिट, वाई शुड वी राइट DR। दो चीजें यहाँ पे, इसका लॉजिकली मुझे एक्सप्लेन करना होना, ये दो इसके रीजन बन सकते हैं। एक जो सभी लोग कहते हैं इट इज अराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच इज नॉन ए डेब्रे, दैट्स व्हाई ये डी और आर यहां से आया। एक और लॉजिक बनता है, it is known as debit record also, debit record, that's why is DR। क्रेडिट का मैं भी बोल दूं, क्रेडिट में से CR भी कहीं ना कहीं यूज होगा, आज नहीं। वो क्रेडिट है इसीलिए मे बी, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ क्रेडिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट, जैसा भी कोई कहीं पे टर्म यूज हो रहा है लैटिन वर्ड में, इसलिए इसको CR के नाम पे भी जाना जाता है। चलिए इफ यू टू राइट राकेश अकाउंट डेबिट वी शैल राइट राकेश अकाउंट एंड DR। अकाउंट में भी हम AC करके हम छोड़ते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट। हर एक बार आप अकाउंट अकाउंट लिखोगे कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ अकाउंट लिखो, क्योंकि हर एक में अकाउंट तो आने ही वाला है, हर एक में अकाउंट आने ही वाला है, इसलिए हम सिर्फ अकाउंट लिख के छोड़ देते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग डेबिट ट्रांजेक्शन, account which is to be credited is recorded subsequently। While recording the credit effect, a little space is kept and then word 2 is written at the end of credit। word CR और credit is not mentioned, reason हम बाद में देख ले, वो हमने देख लिया। if sales account is to be credited we shall record as to sales account, चलिए इसके बाद होता है नरेशन, जो हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग से, जो ब्रैकेट में होता है। लेजर फोलियो इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज LF। नंबर आफ्टर पासिंग ऑफ जर्नल एंट्री ड्यूरिंग पोस्टिंग ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन लेजर द पेड नंबर इज टू बी written with respective posting of account is made। Due to this arrangement, whenever any information is required, it can be easily availed from consent book। प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। जर्नल एंट्रीज जब हम बनाते हैं ना, तब ये LF पूरा का पूरा खाली रहता है। तब एक बार अकाउंटेंट है वो डिसाइड कर लेता है इतने इतने अकाउंट बनाने हैं। जब वो पोस्टिंग करने की बारी आती है ना, तब वो स्टार्टिंग से शुरू करता है। पहली एंट्री कहाँ पे पोस्ट की, तो कि ये वाले अकाउंट में, ये वाले अकाउंट का कौन सा पेज नंबर है 240, बाद में जाके 240 वहां पे वो रेफर करता है।
शुरुआत में LF नहीं लिखा जाता है, जब भी पोस्टिंग होती है तभी एट द सेम टाइम वो लिखता है। डेबिट, द अमाउंट ऑफ डेबिट account is to be written, an account which is debited in the column of particular, the amount of which is to be written in debit column. Credit, the amount of credited account is to be written here. चलिए, और एक बात और एक जर्नल एक पेज का नहीं होता है, कई सारे पेजेस के होते हैं। मान लीजिए कि आपका ये पर्टिकुलर जर्नल है, वो यहाँ पे खत्म होने आया और ये दूसरा पेज है, यहाँ से वापस से शुरू होगा, हर एक पेज के नीचे जितने भी अकाउंट होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन हमने किए होंगे, जितने भी अमाउंट होगी, उसका हम टोटल लिखेंगे ऐसे, टोटल, और इसके नीचे से डबल लाइन करेंगे। यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं और बैलेंस यहाँ पे बाय बैलेंस बॉट फॉरवर्ड करके लिखते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। फाइनली, according to double entry system, in each transaction, whichever account is debited, the same account is credited. Thus, the total of both is always identical. चलिए, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा at the time of practicality, क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकल समझने में ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, इट इज एन ओरिजिनल बुक, journal is an original book. Why? It is a very first treatment of accounting transaction is recorded in a journal. First, journal is an original book or a fundamental book. Dual effect. According to debit and credit rule, dual effect are recorded of accounting transaction in it. Two columns of amount, one is debit and another one is credit. The account which is debited, amount of such is written on a debit column. The account which is credited, the amount of such account is written in a credit column. Amount of debit account will be recorded in a debit column. Amount of credit account will be recorded in a credit column. Order of date. Accounting transactions are recorded on a daily basis in the order of date. Narration, a brief of transaction is mentioned below of a journal entry which is known as narration. The narration provides information of transaction. The narration provides information of transaction. जितना आ गया, चलिए ये मैं फटाफट, ये इज अ प्राइमरी बुक और फंडामेंटल बुक, बिकॉज इसके बाद सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट इसके बाद ही बनते हैं। 5 कॉलम होते हैं इसके। अमाउंट ड्यूल इफेक्ट के ऊपर से बना था। हर एक अकाउंट के 2 इफेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिटेड। देयर विल बी 2 कॉलम ऑफ अमाउंट, वन इज डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। जो अकाउंट डेबिट किया होगा उनका रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो डेबिट के कॉलम में आएगा, जो अकाउंट क्रेडिट किया होगा उनका रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो क्रेडिट के कॉलम में आएगा। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक ब्रीफ ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा गया होता है, उसको कहते हैं नरेशन। वो बीइंग से शुरू होता है और ब्रैकेट में रहता है। इतना ही चीज हम बार बार रिपीट करते हैं। चलिए, राइट अ सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, write a short note on significance of journal. All the accounting transactions are recorded in order of date and time, and no transaction remain unrecorded. Detailed information of each transaction is maintained. Thus, when any information is required,
it may be obtained. Information useful for future. Why? कैसे? वो narration से at the end a brief of information of each transaction is provided. Thus in future information pertaining to a particular transaction becomes available. Easy for posting. जब लेजर बन के इनका पोस्टिंग होगा तभी इजी हो जाएगा. Why? Just because of two separate columns debit and credit are maintained. Thus it becomes easy which account is to be credited, which account is to be debited. Systematic recording. Since before recording transaction in ledger, transaction is recorded in the journal as per rules. The transaction are recorded in a systematic manner in a ledger. Errorless account. Why? Because it is prepared according to the rules of double entry. Two effects of transaction are passed. The possibility of error can be minimized. सारी की सारी बातें घुमा फिरा के वही की है, बस शब्दों का थोड़ा इधर से उधर किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ क्वेश्चन. सारे के देखो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं डेट वाइज, सीरियली वाइज, टाइम वाइज. डिटेल इंफॉर्मेशन हर एक ट्रांजेक्शन के नीचे एक ब्रीफ नोट लिखा होता है कि ये पर्टेन किस लिए करता है. जब भी कभी फ्यूचर में भी हमको पास्ट ट्रांजेक्शन के बारे में जानना हो तो हम नरेशन के ऊपर से हम जान सकते हैं. जैसे कि ये अकाउंट है, डबल एंट्री के सिस्टम के रूल के आधार पे बनाया गया होता है. लेजर में पोस्टिंग करना इजी हो जाता है, चांसेस एरर के है वो मिनिमाइज हो जाता है. जैसे कि दो सेपरेट कॉलम दिए गए डेबिट और क्रेडिट के, एरर वहां पर भी नहीं आती है. तो ऐसे घुमा फिरा के बातें की गई है और जैसे समझाने के लिए. एंड दिस इज व्हाट थियरी इज. इतनी ही थियरी थी यहाँ पे. अभी जितने भी थियोरेटिकल आगे आएंगे ना वो नियरली प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा. ये प्योर प्लेन वेनिला थियरी थी, प्लेन वेनिला. चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे. फॉलोइंग आर द extracting transaction from chapter 2. Record the entries of the following transaction in books of Raj for the month of May 2022. अगर आपका चैप्टर 2 अभी भी वीक है, मैं कहूंगा पहले आप चैप्टर 2 एक बार रिवाइज कर लो ऊपर ऊपर से, ताकि आप मेरे साथ आप जुड़ सको. देखिए ये चैप्टर नंबर 2 का ही एग्जाम्पल है, मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है. इसका हम जर्नल एंट्री सीखते हैं एक बार और देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है. कहाँ गया? तो पहले हमने कॉलम बना लिए. अभी इसका हम लिखते हैं. पहले होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. क्वेश्चन क्या था? किसकी बुक्स बनानी है? सबसे पहले हम ये देखते हैं राज की कौन से महीने की, मई 2022. चलिए तो इसको ऐसा लिखते हैं. सबसे पहले ऊपर आएगा जर्नल ऑफ श्री राज, लिख लिया. यहाँ पे डेट में मई 2022 हम ऐसे लिख लेंगे. ये शॉर्टकट है. ये शॉर्टकट कैसा है ये मैं बताऊं. मान लीजिए ये वाला है, यहाँ पे मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ ये शॉर्टकट कैसे बनता है.
अगर 5 से 7 ट्रांजेक्शन है, आपको देखिए 1052022 3052022, ये इतना सारा का सारा आपको 5 बार लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार ऐसे कर दो, मे 2022 1 3 5 10 15 भले 50 ट्रांजेक्शन हो, शॉर्टकट आपका टाइम से होगा। ये वाला यहाँ पे आपका टाइम से हो गया। हाँ, प्रोवाइडेड कि ये पर्टिकुलर 1 महीने का हो तो ही। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये वाला काम नहीं करेगा आपका, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो बात है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स को दिमाग में रखेंगे और हम आगे देखेंगे कि इसका कैसे होता है, एंट्रीज कैसे होती है। चलिए, गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेस्ड फ्रॉम जयश्री। अकाउंट्स कौन से है इसमें? सबसे पहले एक होगा परचेस अकाउंट और एक होगा जयश्री अकाउंट। चलिए, परचेस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड जयश्री अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। जयश्री से हम गुड्स ले रहे, जयश्री इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट होगा और जयश्री अकाउंट होगा क्रेडिट। उसको लिखते हैं ऐसे, डेट 1 परचेस अकाउंट डेबिट टू जयश्री अकाउंट 20,000 20,000 being goods purchased from जयश्री। ब्रैकेट क्लोज। ऐसे जर्नल एंट्रीज लिखी जाती है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा था वो हमने डेबिट में लिखा, अमाउंट थी वो हमने डेबिट में लिखी, क्रेडिट हो रहा था वो हमने क्रेडिट में लिखा, अमाउंट भी क्रेडिट में लिखी। इसके बाद हमने बीइंग करके लिखा, जो ट्रांजैक्शन था वो। बीइंग की भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि ये नरेशन इजी वे में कैसे लिखा जाता है। एक बार ये सम खत्म हो जाए, बाद में वो ट्रिक आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए, अभी जाता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम सलामा ऑन कैश। कैश में गुड्स परचेज किए। दोनों अकाउंट रियल होंगे, परचेज भी कैश भी। गुड्स का मीन परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोस आउट, कैश अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। कितने अमाउंट से? 8,000। तो उसका एंट्री क्या होगा? एक लाइन छोड़नी है, बाद में आपको लिखना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being goods purchased from Salama on cash। 8,000 8,000। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए। आपको कोशिश करनी है कि हर एक अमाउंट है ना, जितनी भी अमाउंट आ रही है वो ना सीक्वेंस हो, टाइम्स में हो। मतलब कि 10, 100, 1,000, 10,000, 1 लाख, ऐसा आपको लिखनी है। जो यूनिट में आ रहा है वो यूनिट की जगह पे, टाइम्स आ रहा है टाइम्स की जगह, 100 आ रहा है 100 की जगह पे, 1,000 1000 में, 10,000 10,000 और लाइक्स अपनी जगह में। क्यों? क्योंकि आपको टोटल करना होगा, टोटल दोनों का मैच नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। फर्दर, इससे भी पहले की बात आपको बताऊं, आपको एक अपना अच्छा सा सीक्वेंस बनाना होगा। जस्ट अ मिनट।
आपको अच्छे से सीक्वेंस बनाना होगा। सीक्वेंस कैसे कि ऐसा ना हो कि आप दोनों अकाउंट्स लिख ले, बाद में नरेशन लिख के आप अमाउंट भूल जाओ। अगर ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस पाड़ो कि सबसे पहले हम अकाउंट लिख के अमाउंट लिख देते हैं, लास्ट में होगा नरेशन। ये हम फिक्स कर लेते हैं अभी सही। अमाउंट का आपने बोला, और एक बार नहीं समझ में आया हो हाँ देखिए, 10, 100, 1000, 10,000। ये कोमा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोमा लगाना सीखो। अगर कोमा का पता नहीं है तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक काम कर जाएगी। लास्ट से कोमा डालना शुरू करने का, एक बार 3 जीरो के बाद, फिर बाद में 2, जब 1 लाख ऐसे होगा। अगर आपको 10 लाख लिखना होगा, देखिए 10 यहां तक आपको पता है, 1000 तक 3 जीरो आता है, 10,000 में 4 जीरो आएंगे, 1 लाख में 5 होंगे, 10 लाख से उनको ऐसे लिखा जाए 10 लैक्स। पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर आया 1। ओके, अगर 1 करोड़ लिखना हो तो 1 करोड़ वो भी लिख देता हूं, उसमें 7 जीरो आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका ऐसे लिखा था 1 करोड़। यहां तक सम नहीं आएंगे, मगर ये आपको जानना जरूरी है। 1 करोड़ ऐसे लिखा जाता है, 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं, बराबर। चलिए अगले ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3, गुड्स वर्थ ₹20,000 सोल्ड टू जयश्री। जयश्री और सेल्स अकाउंट है यहाँ पे। गुड्स जा रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन ले जा रहा है, जयश्री, डेबिट द रिसीवर। जयश्री है ना, हाँ जयश्री। जयश्री अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना, 20,000, 20,000 being goods sold to जयश्री। एक लाइन छोड़ी और वापस से हम आए अगले ट्रांजेक्शन की ओर। गुड्स वर्थ ₹8,000 सोल्ड टू सलामा ऑन कैश। चलिए 4, इसमें क्या आएगा, कैश आए तो कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना है, इट वुड बी 8,000, 8,000 being goods sold to सलामा ऑन कैश। यहाँ पे एंट्रीज हो गई, सम खत्म नहीं हुआ। सम खत्म करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल। टोटल हम सभी चीजों का करेंगे, जैसे कैसे लेंगे, 20,000 प्लस 8,000, अगेन 20,000 प्लस 8,000, यानी कि 56,000। ये एक का हो गया, 2 लाइन ऐसे हम खींचेंगे। वापस से हम यहाँ पे क्रेडिट में आएंगे और वापस से हम कैलकुलेशंस करेंगे, 20,000 प्लस 8,000, अगेन 20,000 प्लस 8,000, दैट कम्स टू 56,000। Here, our sum gets complete. चलिए
कुछ चीजें है वो अभी से आपको ऐसे पकड़ कर लेने की है ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। क्या सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट में रुपीज मच मोर इम्पोर्टेंट टू राइट, बिकॉज रुपीज नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे हर एक चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू है। सबसे पहले आप नाम आपका सही होना चाहिए। नाम नहीं लिखा तो बुक्स ही पता नहीं चलेगी, मार्क्स कटेंगे। सेकंड, आपका फॉर्मेट है वो इस तरह से आपका रहेगा, वो आपको याद करना है। रुपीस लिखने दैट इज मैंडेटरी। मैंने यहाँ पे डेट वाला शॉर्टकट बताया जो एक ही मंथ है, अगर आप वो करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। सेकेंड चीज, आपको ये वाला जो डेबिट क्रेडिट है ना वो आपको आ जाएगा, दैट इज 100% श्योर। बट जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं ना वो बड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, बड़ी मिस्टेक यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना बड़ी मिस्टेक आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होंगे। छोटी मिस्टेक कहाँ पे होती है? आपको लिखने के टाइम प्रेजेंटेशन के वक्त होती है। कैसे होती है ये मैं आपको बताऊं। मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन आपने सही लिखा मगर डेट डालना भूल गए, या तो डेट कोई शफल हो गई, कोई एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन की डेट थी वो आपने यहाँ पे लिख दी। अगेन आई एम सेइंग मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके सही होने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम चेकर के पास पूरा का पूरा हक है कि वो आपके मार्क्स काटे, क्योंकि आपने डेट ही गलत लिखी है। अगेन सेकेंड चीज ये वाला है आपका अमाउंट। अमाउंट जैसे मैंने कहा वैसे आप प्रैक्टिस डालिए, अमाउंट अच्छे से लिखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू कैलकुलेट दिस। क्योंकि जब आप कैलसी पे करोगे ना, या तो आपका ऐसा कैलसी में होगा या तो नोटबुक में होगा, दोनों में से एक जगह होगा, दोनों में रखने जाओगे। स्टार्टिंग में दोनों रखोगे आप, मगर जब भी एग्जाम टाइम आते आते कोई भी एक चीज में ही आपका ध्यान होगा। आप ऐसे करोगे, देखो ऐसे कैसे अपने आप चलता रहेगा, आपका ध्यान यहाँ पे ही रहेगा। तो आपको जीरो कितने रखने हैं ना, ये कोमा है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। जस्ट आपके लिए नहीं, एग्जामिनर के लिए भी वाइटल रोल प्ले करता है। ये हो गया। मेन चीज आई बीइंग नरेशन। नरेशन हमेशा आपको लिखना है, क्वेश्चन में बोला गया हो या ना बोला गया हो, आपको लिखने का ही लिखने का है। हाँ वैसा बोला गया हो, नरेशन नो नीडेड टू बी रिटन, देन एंड ओनली आपको नहीं लिखना है। बाकी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बोला गया है नहीं बोला गया है, को लिखना ही लिखना है, चाहे कोई कुछ भी कहे आप लिखोगे। नरेशन कैसे लिखते हैं उसकी भी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन है, बीइंग लगा दो। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम जयश्री of rupees 20,000, being goods purchased from Salama on cash of rupees 8,000। क्वेश्चन को पूरा पूरा कॉपी करो, अपने दिमाग को मत दौड़ाना, टाइम कम रहेगा आपके पास। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास ये तो छोटा सा था, प्रैक्टिस करने के लिए ही हमारे 15 मिनट बीत गए। तो आपका जो मेन एम होता है तो आपको ये नहीं करना होता कि मैं नरेशन कितना फैंसीफुल लिखूं, कितना अच्छा। नरेशन के मार्क्स उतने नहीं होते, हाँ आपने लिखा या नहीं उसके मार्क्स होंगे बराबर। पूरे पूरा क्वेश्चन को थोड़ा बहुत रुपीस के मामले में इधर उधर कर दो। अगर रुपीस ना लिखो तो भी चलेगा। गुड्स परचेस फ्रॉम जयश्री, गुड्स परचेस फ्रॉम सलामा, उनके टाइम ना मिले इससे भी छोटा लिख लो चलेगा। समझ में आएगा आपको। देखिए मैंने भी पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, ये सिर्फ आपके लिए किया है। थर्ड, टोटल आपको लिखना ही लिखना है। जब भी सम पूरा हो जाए, ये पूरा आप टोटल दोनों का करोगे, दोनों का टोटल है वो सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम नहीं आ रहा है, सबसे पहले काम कीजिएगा कैलसी पे आप करो वापस से कैलकुलेट कि आपकी कैलकुलेटिव एरर तो नहीं है। अगर कैलकुलेटिव एरर नहीं है देन यू नीड टू गो
ईच ट्रांजेक्शन वाइज। हर एक ट्रांजेक्शन आपको देखना होगा कि कहाँ पे गलती हुई है। हर एक ट्रांजेक्शन में जितनी अमाउंट डेबिट होनी चाहिए उतनी अमाउंट क्रेडिट भी होनी चाहिए। तो ये मैं आपको कैच दे रहा हूं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 2,000 लिख दिया, 2,000 आप एक जीरो भूल गए। ऐसा नहीं होगा कि आप 20,000 लिखा वहां पे आप 10,000 लिख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे मिस्टेक होगी आपकी, 20,000 लिख दिया दूसरे में 2,000 नहीं लिखा होगा, या तो आप भावुक होके 2 लाख भी लिख डालोगे तो हो सकेगा आपका आंसर यहाँ पे टोटल मैच नहीं होगा, वो आपका कैच होगा कि आपकी गलती सुधारो। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे जर्नल की, ये मैथमेटिकली है ना आपको ये करेक्ट करती है, आप सिक्योर हो जाते हैं। और अगर ये दो ट्रांजेक्शन ये दो अमाउंट मैच हो गई ना तो आप एरिथमेटिकली करेक्ट हो गए। फिर चीज आपको यही देखने की है और ये आपके कॉन्सेप्ट से आ जाएगी। इतना समझ में आएगा आपको, आएगा। और एक चीज बतानी है मुझे आपको, सर स्पेस मैनेजमेंट कैसे करें, स्पेस मैनेजमेंट हम कैसे करें। देखो मैंने यहाँ पे एंट्रीज बनाई, बराबर। यहाँ पे देखो मेरी इतनी स्पेस छूट गई। अगर आपकी स्पेस ऐसे छूटती है थोड़ी बहुत, दैट इज एक्सेलेंट पॉइंट, नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू वरी। पूरा का पूरा सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कितने ट्रांजेक्शन है, सारे पढ़ने नहीं है आपको। हाँ माय फ्रेंड, सारा को पढ़ना नहीं है, जस्ट टू डिटरमाइन स्पेस। आपको ऐसा नहीं गिनने का है एक ट्रांजेक्शन 5 लाइन में होता है तो ऐसे 5 ट्रांजेक्शन है तो 5 5 5 25, तो ऐसे 1 2 3 करके नेवर। मेरे स्टूडेंट ऐसे करते ही नहीं है और आपको भी करना ही नहीं है। आपको अपना क्रिएटिविटी लेवल, आपका अपना का लेवल पहचानना है कि मेरा हैंडराइटिंग कैसा है, कितना स्पेस मुझको चाहिए पर्टिकुलर ये सम सॉल्व करने के लिए। वाई उसका आंसर मैं दूं क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल होंगे वहां पे वर्किंग भी होगा। मान लीजिए अगर आपने स्पेस कम दी ना, मान लीजिए ये 5 ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हो रहे थे और आपने यहाँ पे ही आपने वर्किंग नोट बना ली और खुदा न वास्ता वर्किंग नोट शुरू भी हो गई, आपने लिख भी डाली, आधे से ज्यादा पेज आपके वर्किंग नोट पे हो भी गए, देन आपको इवन ट्रांजेक्शन नंबर 4 आता भी होगा ना तभी भी आप ये सम सोल्व नहीं कर पाओगे और मार्क्स कटेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है बॉस, आपके पास वो स्पेस ही नहीं है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ यू, देयर इज योर एरर, आपने जजमेंट अच्छे से नहीं लिया। देखिए मैं हमेशा 2 से 5 लाइन हमेशा ज्यादा छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वर्किंग करना हो ना तो मैं कर पाऊं, इसीलिए ज्यादा स्पेस रहेगी, नो इश्यू एट ऑल। पेपर थोड़ा सा वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, सेव ट्रीज है, हम कहीं और जगह सेव कर लेंगे अगर अपनी जर्नल एंट्रीज में नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली अकाउंट्स में तो करना ही नहीं है, अकाउंट्स में सेव ट्रीज का कॉन्सेप्ट मत लाना उतना, बराबर। हाँ बट वैसे भावुक होके 2-3 पेज भी मत छोड़ देना कि 2 पेज है वो पीछे खाली रह जाए, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना। चलिए सबसे पहले आप ये फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट के बाद ये सारी चीजें लिखोगे, बाद में जैसे था वैसे कंटिन्यू, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे सब कुछ चीज होगी। यहां तक आपको क्लियर होगा? यस। चलिए ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको एक ऊपर ऊपर से ये सारी की सारी चीजें अभी मुझे बतानी थी इसलिए मैंने
इतनी मेहनत की है आपके लिए। ये पूरा चीज है चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। सर व्हाट डू वी मीन बाय कंबाइंड जर्नल एंट्रीज? कंबाइंड जर्नल एंट्रीज जनरली हर एक ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड होते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर अकाउंट या तो डेबिट या तो क्रेडिट, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट एक ऐसा रिपीटेटिव होता है, तो एंड फर्दर वो सेम डे में पर्टेन करता है, सेम टाइम ऑफ पीरियड में पर्टेन करता है। इन दैट केस हम उसको इंडिविजुअली लिखने की बजाय हम एक साथ उसको ज्वाइंट करके लिखते हैं। मान लीजिए केस, मान लीजिए केस रेंट पेड रुपीज 10,000, सैलरी पेड रुपीज 5,000, advertisement expense paid rupees 3,000, और एक लिख देता हूँ miscellaneous expense made rupees 200। चलिए अभी इसका जर्नल एंट्रीज हम वैसे ही लिखते हैं। चलिए रेंट पेड का क्या होगा जर्नल एंट्री? कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए सारे के सारे अकाउंट्स में कैश अफेक्ट हो रहा है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर कैश। रेंट पेड ये सारे के सारे आपको पता चलना चाहिए कि सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंस के रूप में है। जब नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, इसीलिए ये एंट्री कुछ ऐसे बनती है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000 being rent paid। चलिए सेकेंड एंट्री क्या होगी? सैलरी वाली, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना था 5,000 5,000 5,000। अब क्या था अपना? अब था नरेशन being सैलरी पेड। अभी क्या था? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अभी देखो स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो मैं ऐसा लिखूंगा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था? 3,000 3,000 being एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड। चलिए अब आगे की मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था? आई थिंक 300, 200 200 रुपीज being miscellaneous expense paid। ये कुछ ऐसे हर एक अकाउंट आ सकते हैं। कितने हुए? 1 2 3 4, 4 अकाउंट हुए। चारों का चारों टोटल करने का टोटल
कितना हुआ 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18 प्लस 200 18,200। यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे एक अकाउंट है वो कॉमन है, कैश अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट हो रहा है, बाकी सभी अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं। तो इतनी एंट्रीज करने की बजाय मैं एक एंट्रीज भी कर सकता हूं। देखिए कैसे, रेंट अकाउंट डेबिट कितना था 10,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,000, miscellaneous expense account debit 200। तो कैश अकाउंट जितना भी ये डेबिट हुआ है सारा का सारा प्लस करो 18,200, और ये एंट्री चारों की चार ट्रांजैक्शन की एंट्री सिर्फ एक में आ गई, बीइंग रेंट सैलरी एडवर्टाइजमेंट expense, miscellaneous expense paid in cash। खत्म। पूरे एक पेज की एंट्री सिर्फ 5 से 10 लाइन में मैंने लिख दी, ये पूरी चार एंट्री एक में समा दी। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, चीजें भी आसानी से मिलेगी, और थोड़ा कन्वीनियंट होगा देखने में भी। दिस इज नोन एज कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। जब भी कोई एक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो वो रिपीट हो रहा होता है एक या तो दो या तो उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन में, और वो सेम ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर पीरियड में फॉल हो रहा है, देन इन दैट केस वी कैन यूज दिस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे चीज क्या याद रखनी होती है, ये जितना भी अमाउंट होता है ना प्लस करके यहाँ पे आपको लिखना होता है, आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे भी सारी वही चीज है कि पूरा एक में हमने निपटा डाला। देखिए आज के सेशन में हम इतना रखते हैं दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना रखते हैं, आगे थोड़ा और प्रैक्टिकल लेवल है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाइएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड लेक्चर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।